दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और आज अपन पढ़ाएंगे कुंभा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुंभा के बारे में प्रत्येक एग्जाम में या फिर अधिकतर जो भी राजस्थान के इतिहास से पूछा जाता है तो कुंभा के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों कम समय में अपन बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे आज कुंभा के बारे में। देखते हैं कुंभा को दोस्तों कौन कौन सी उपाधियों के नाम से जाना जाता है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो हाल गुरु क्यों बोलते हैं दोस्तों? हाल का मतलब होता है पहाड़। तो ये इसने क्या है, सभी दुर्गों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मेवाड़ के 84 दुर्ग है उसमें से 34 दुर्गों पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये क्या था, पहाड़ी दुर्ग विजेता, इसलिए इसको हाल गुरु बोलते हैं। जिसके बाद छाप गुरु क्यों बोलते हैं दोस्तों? ये उपाधियों के बारे में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण, युद्ध प्रणाली में क्या था, निपुण। ठीक है। जिसके बाद राणो राशो दोस्तों राणो राशो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साहित्यकारों को क्या देता था, मतलब उनको अपने इसमें रख लेता था। अगर कहीं भी उसको स्थान नहीं मिले तो अपने राज दरबार में रखता था। तो जो साहित्यकार होते हैं, साहित्यकारों को आश्रयदाता इसलिए बोलते हैं राणो राशो। जिसके बाद बोलते हैं अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्योंकि ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ था। उस समय में राजस्थान, पूरे राजपूताना में एकमात्र ऐसा राजा था जो पूरे राजस्थान को संभाल सकता था, या पूरे जो राजस्थान है सब इसके अंडर में रह के काम करना चाहते थे। श्रेष्ठ, सभी युद्धों को इसने जीता था, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य। जिसके बाद है हिंदू सुल्तान दोस्तों ये क्या है, मुस्लिम उलेमाओं ने इसको उपाधि दी थी, मुस्लिम उलेमाओं द्वारा। ठीक है। तो इनके उपाधियों के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, तो उपाधियों के बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी पुस्तकें जो पूछी जाती है एग्जाम में, जो पूछी जाती है ना वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पुस्तकें के बारे में पूछा जाता है दोस्तों इसकी है संगीत राज। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये जितना युद्ध कला में निपुण था उतना ही साहित्य में निपुण था, उतना ही संगीत में निपुण था। दोस्तों इनके जो संगीत गुरु थे वो थे शारंग व्यास। कौन थे? शारंग व्यास। जब संगीत के बारे में देखते हैं तो शिल्पकार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनके जो शिल्पकार थे वो है मंडन। शिल्प कला या शिल्प विज्ञान का जब अध्ययन किया जाता है तो मंडन का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है दोस्तों। मंडन एक निपुण शिल्पकार था। ठीक है। जिसके बाद इसकी पुस्तकें संगीत राज, संगीत मीमांसा ये पूछा जाता है दोस्तों। हरवर्तिका, सुन प्रबंधन, हरवर्तिका। और जिसके बाद है कामराज रतिसार दोस्तों। ये आरएस का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पुस्तक कुंभा की नहीं है, तो उनमें से 3 तो दे रखी थी और 1 नहीं दे रखी थी, तो वह लगाना था। तो दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये चीजें याद होने के बाद दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं। इसका एक युद्ध हुआ था, मालवा का युद्ध। कब हुआ था इसको मिटा देता हूं दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है। तो इसके बारे में बता देता हूं आपको। तो उसके पहले अपन देख लेते हैं मालवा का युद्ध। उससे रिलेटेड है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। ठीक है। मालवा का युद्ध ये 1437 में हुआ था दोस्तों। मालवा उस टाइम मालवा का जो मालवा किसके अधीन था? मोहम्मद खिलजी। तो मोहम्मद खिलजी वहां का सम्राट था।
तो इससे ये युद्ध हुआ दोस्तों। तो इसमें विजय होती है महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा इस विजय के, ये बड़ी विजय थी दोस्तों। तो इस विजय के उपलक्ष्य में क्या एक कीर्ति स्तंभ बनाया जाता है। कीर्ति स्तंभ, सॉरी कीर्ति नहीं, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में जो पूछा जाता है मैं अभी बता दूंगा दोस्तों सब चीजें। सबसे पहले तो दोस्तों ये है 9 मंजिला। कितने मंजिले? 9 मंजिला। कभी पूछा नहीं जाता पर फिर भी इसके बारे में, जो इसकी तीसरी मंजिल है दोस्तों उसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो 9वीं मंजिल है वह मैस, उसमें मैस द्वारा ना कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ है। दोस्तों अगर कभी भी आपको मौका मिले चित्तौड़ आने का तो चित्तौड़ दुर्ग जरूर घूमिएगा और वहां पर विजय स्तंभ देखना ना भूलें दोस्तों। एक अजीब, एक वंडरफुल ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें क्या छोटे छोटे तो सीढ़ियां हैं, कई लोग तो ऊपर तक जा ही नहीं पाते, इतना डर लगता है अंदर। और ये है ना, ऊपर जाने के बाद यहां से पूरे चित्तौड़ का दर्शन किया जा सकता है। एक अजीब सा महसूस होता है कि कहाँ आ गए अपन, पिसा की मीनार जैसा। बहुत सुंदर है दोस्तों। और इसकी जो कला आकृतियां हैं, इसमें जो कलाएं उकेरी गई है बहुत ही शानदार है दोस्तों। इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। इसमें 157 सीढ़ियां हैं और जो इसकी चौड़ाई है वो है 30 मीटर, सॉरी 30 फीट चौड़ाई है। और जो ऊंचा है यह है 122 फीट ऊंचा है। एक कितना है? 122 फीट ऊंचा, ठीक है। और इसके जो स्थापत्यकार कौन थे वो बता देता हूं मैं दोस्तों। ये थे जेता कुपा नापा। याद कैसे रखना? जेता कुपा नापा, जेता कुपा नापा। नाम भी अच्छे हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान रखो, 2 बार बोलोगे तो नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसको भगवान विष्णु को समर्पित, ये किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं की बहुत सारी जो आकृतियां उकेरी गई है, उनकी मूर्तियां बनाई गई है, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहलाता है, क्योंकि इस पे जो भारतीय देवी देवता है उनके जगह जगह चित्र उकेरे गए हैं। किसपे? चट्टानों पे दोस्तों। एक तो सबसे पहली बात तो यह है, ये जो विजय चित्तौड़ का किला है वो भी बहुत ऊंचा है दोस्तों। ये बता दें, चित्तौड़ का किला एक मेसा के पठार पर है। ये भी कभी पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी नदियों के? गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच में है चित्तौड़ का किला। तो बीसी जिसे मैंने बताया था पहले, जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था इसके बारे में। तो वहां इतने ऊंचाई के बावजूद भी फिर विजय स्तंभ और ऊंचा, 122 फीट ऊंचा। कैसे? वहां पत्थरों में चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया दोस्तों। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया है, एक के ऊपर दूसरा पत्थर, और वो पत्थर भी भारी भारी, और उसमें सीढ़ियां बनाना एक बहुत ही वंडरफुल कार्य है दोस्तों, ठीक है। हिंदू देवताओं का अजायबघर कहा जाता है इसको। इसकी ऊंचाई के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। ये है ना राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस के जो वो लोग लगा रहता है उसमें ये प्रतीक लगा रहता है इसका, किसका? विजय स्तंभ का। दूसरी बात है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह दोस्तों। ये बता दें, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह 2001 में बना था। और जो इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया है, 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया है दोस्तों, 1 रुपए का। जब विजय, अपन कंफ्यूज होते हैं किसमें? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ पे। तो साथ में कीर्ति स्तंभ के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। जो कीर्ति स्तंभ है वह 9 मंजिल ना होकर केवल 7 मंजिल का है। ये भी बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर है दोस्तों। स्थापत्य कला के इसमें तो बहुत शानदार उदाहरण है, ठीक है। तो इसको बनाया था जैनों के, ये देखो किसने बनाया था? बघेरवाल जैन के जीजाशाह जी। जीजाशाह कोई मंत्री रहे हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है दोस्तों। ये है 75 फीट ऊंचा, मतलब विजय स्तंभ से थोड़ा छोटा है। और ये है जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ है, उनको समर्पित है। कौन? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के बारे में यहाँ लिख भी देता हूं मैं, कीर्ति स्तंभ, दिस वन इज कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। दोस्तों चित्तौड़ अगर घूमने का मौका मिले तो दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना, निहारना। कीर्ति स्तंभ भी बहुत शानदार है और विजय स्तंभ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, मालवा का युद्ध बता दिया। जिसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों इसकी जानकारी के स्रोत कहां से मिल गए। कुंभा के जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत दोस्तों, अगर गढ़ देखना देखो, चित्तौड़गढ़ तो अजीब है, सही बहुत सुंदर है। उसके बाद में बताता हूं आपको कुंभलगढ़ का दुर्ग। दोस्तों दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सोने का बना हुआ है, मतलब पीला सा और चमकदार दिखता है। अबुल फजल ने उसके लिए कहा था कि जब इसको देखते हैं तो माथे की पगड़ी नीचे गिर सकती, इतने ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। एक बार इसको भी जाके देखना, ठीक है। तो यहाँ इस बनवाया था किसने? कुंभा ने बनवाया था। तो जानकारी के स्रोतों में दोस्तों जो प्रमुख नाम आते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। जो कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़,
वहां पर चट्टानों पे जो नाम मिलते हैं, कुंभकर्ण से चट्टानों पे नाम मिले हैं, वो वहां पे मंदिर है, वहां से इनकी कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। एक बात। दूसरी है जो कान्हड़ देव द्वारा एक लिंग मात्मिक पुस्तक लिखी है, कान्हड़ देव द्वारा कौन सी एक लिंग मात्मिक, इससे भी कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी है वीर विनोद, जो किसने लिखी है? कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास द्वारा वीर विनोद। तो दोस्तों इन जो ये स्रोत है, इनसे जानकारी मिलती है कुंभा के बारे में। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी जो प्रमुख संधियां हैं, 2 संधियां महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उनके बारे में अभी अध्ययन कर लेंगे और एक बार अच्छे से देखने के बाद आप कभी उनके बारे में नहीं भूलोगे। सबसे पहले संधि है आवड़ बावड़ की संधि, आवड़ बावड़ की संधि किस किसके बीच हुई थी दोस्तों? कुंभा और जोधा के बीच हुई थी। मेवाड़ का जो शासक था कौन? दाऊद जोधा, 1453 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1453 में। हुआ क्या था दोस्तों, जो नागौर वाला ये नागौर सोजत, ये था कुंभा के अंडर में, पर जोधा ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया, तो इसके लिए दोनों के बीच में तनातनी हो गई। तो फिर जो राणा कुंभा था उनको इनकी दादी हंसाबाई ने समझाया और कहा कि जो ये वाला क्षेत्र है जोधा को दे दो। अब हंसाबाई का नाम आया, तो हंसाबाई के बारे में देख लेते हैं दोस्तों अपन, क्योंकि उससे पहले कभी मैंने इतिहास नहीं बताया। ठीक है, हंसाबाई कौन थी? जो राव लाखा था, लक्ष्य सिंह, देखो लक्ष्य सिंह का राणा लाखा, इसको लक्ष्य सिंह क्यों बोलते हैं? लक्ष्य सिंह जनरल इनके बारे में पूछा तो नहीं जाता, पर फिर भी पूछ लिया जाए तो ठीक है। तो ये रहते 1382 से 1421 तक राजा रहे दोस्तों। इसका नाम लाखा है तो इसको लक्की माना जाता है मेवाड़ के लिए। लक्की क्यों माना जाता है? देखो दोस्तों, इसने एक तो है ना जावर की चांदी की खान मिली, जावर की चांदी की खान इन्हीं के समय में मिली थी, तो चांदी से अच्छे उनकी इनकम हो जाती थी, तो ये इससे लक्की हो गई। एक वो पिछोला झील बनाई थी, पिछोला झील। तीसरी बात, उस समय क्या है जो मारवाड़ है वहां पर ग्रह क्लेश चल रहा था, तो उस ग्रह क्लेश का फायदा उठाना चाहता था रणमल। कौन? रणमल। दोस्तों इसी रणमल की बहन थी हंसाबाई। तो ये रणमल ने क्या किया? रणमल ने किसी को या पंडित को वहां से भेजा कि मेवाड़ से मैं सहायता प्राप्त करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करें? तो उसने पंडित को भेजा कहा? मेवाड़, और अपनी जो बहन है हंसाबाई का रिश्ता लेकर कि वहां पर जो कुंवर चोड़ा है उनसे शादी करवा दी जाए अगर हंसा की, तो जो मेवाड़ है वो अपना साथ देगा, मैं राजा बन जाऊंगा। ये सी मनसा थी। तो पंडित जी आते हैं कहाँ? ये लक्ष्य सिंह के दरबार पर। लक्ष्य सिंह के दरबार पर वो कुंवर चोड़ा के लिए रिश्ता लेके आते हैं, पर कुंवर चोड़ा वहां पे वो रहते नहीं है, तो और वहां से ये कह देते हैं कि हाँ हम शादी का रिश्ता लेके आए हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पता नहीं क्या हुआ था ऐसा। तो वो लाखा को भाई हाँ कि हाँ रिश्ता तय कर देता है, लाखा भी तय कर देता है। ये जाता है कि रिश्ता तो आया था किसके लिए? कुंवर चोड़ा के लिए, पर शादी हो जाती वहां लाखा स्वीकार कर देता है। अब फिर वापस कंफ्यूजन में वहां पूछा कि क्या करके आ गए अब तक? कि हाँ करके आ गए, पर फिर बाद में पता पड़ा कि कुंवर चोड़ा तो था ही नहीं वहां, तो फिर किससे? कि ये तो लाखा से करके आ गए, लक्ष्य सिंह से ही रिश्ता तय करके आ गए। तो फिर ये रणमल कहता है कि एक शर्त है हमारी, मेरी बहन की शादी तो मैं आपसे कर दूंगा, लाखा जी या लक्ष्य सिंह जी आपसे शादी तो कर देंगे, पर जो इसका पुत्र हो वह राणा बने, फिर अगला जो राणा बने वही बने। तो अब वो पूछा, ये टेंशन में रहने लगे। तो कुंवर चोड़ा ने पूछा भी बात क्या है? तो इन्होंने बात बताई। बात का पता पड़ने के बाद कुंवर चोड़ा ने कहा कि मैं ये अभी से जो प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अगला राणा नहीं बनूंगा, आपके इनके जो भी संतान होगी उसको राणा बनाया जाएगा। तो दोस्तों फिर इनका पुत्र होता है मोकल
मोकल नेक्स्ट राजा बनते हैं, अगले राजा बनते हैं, ठीक है। और जो कुंवर चूड़ा है उसको मेवाड़ का क्या बोलते हैं, भीष्म पिता, भीष्म पिता। किसको बोलते हैं मेवाड़ का, किसको बोलते हैं, चूड़ा को, कुंवर चूड़ा को। तो फिर कुंवर चूड़ा इसके देख रेख में रखते हैं मोकल के, पर हंसाबाई जी इस पे शक करते हैं कि इसको मार नहीं दे, तो इसको यहाँ से और दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक है। और कभी भी ये यहाँ के राणा नहीं बनते। फिर राणा मोकल के बाद दोस्तों, राणा मोकल के जो चाचा और मेरा करके थे, इसके भाई थे चचेरे भाई, तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जो चाचा का बेटा था मेवा पवार, वो कहाँ चला गया था, मालवा चला गया था। और मालवा जाने के बाद जो खिलजी था, मोहम्मद खिलजी, उसने उसको रक्षा के लिए भाई हाँ प्रण दिया कि मैं मेरे पास सुरक्षित रखूंगा। पर जब राणा कुंभा ने कहा कि इसको छोड़ दो, तो नहीं छोड़ा। और वह 1337 का युद्ध हुआ, जिसके जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था, ठीक है। अब इसके अपन संधि के बारे में बात कर ली, तो अब बात करते हैं अपन चंपानेर की संधि। दूसरी चंपानेर की संधि भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछी जाती है। चंपानेर की संधि दोस्तों कई बार पूछी जाती है। चंपानेर की संधि में राणा कुंभा तो थे नहीं, तो कौन कौन था उसके बारे में देखते हैं। देखो मालवा के सरदार वो कौन था, सुल्तान मोहम्मद खिलजी। और गुजरात भी कौन था, गुजरात में था दोस्तों उसने कुतुब शाह। ये इन दोनों ने मिलके कहा कि अपन दोनों मिलकर राणा कुंभा को हरा देंगे। और इनमें सब ये हो जाती है भाई, अगर अपन इसको राणा कुंभा को हराएंगे तो आधा क्षेत्र तू ले लेना, आधा क्षेत्र मैं ले लूंगा। पर इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और महान सम्राट राणा कुंभा इनको बुरी तरह धूल चढ़ा देता है, बुरी तरह हार होते हैं इनकी, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों अब इम्पोर्टेंट चीज वह एक है कि राणा कुंभा की हत्या कैसे हुई। राणा कुंभा की हत्या दोस्तों इनके पुत्र ने की थी, उदा ने। किसने, उदा। इनका पुत्र था जो पितृहंता के नाम से जाना जाता, मेवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता कौन है, मारवाड़ का राव जोधा ने अपने पिता राव गागा को मार दिया था, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता कहलाता है। एक और चीज है दोस्तों इनमें जो अक्सर पूछी तो नहीं जाती, पर फिर मारवाड़ का एक और है जगदेव ने भी अपने पिताजी को मार दिया था, उसको भी पितृहंता कहते हैं शायद। दोस्तों जो इन्होंने अपने पिताजी को मारा तो इनका भी हश्र यही हुआ, ये राजा नहीं बन पाए जलंधर, और बिजली गिरने की वजह से राणा उदा भी मारे गए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करो दूसरों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, उसके साइड में जो घंटी का बटन होता है दोस्तों उसको भी दबा दो, ताकि मेरे आने वाले जो ऐसे करके घंटी का बटन होता है तो उसको भी दबा दो दोस्तों, ताकि मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।